नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको बधाई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी थोड़ी देर में ईशान त्रिपाठी जी ज्वाइन करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब लोकसभा में पास हो रहा था और राज्यसभा में भी पास हो रहा था, उस टाइम पे पूरी प्रोसीडिंग्स मैंने देखी, सारे डिबेट्स को मैंने देखा। और जो अगर इसको समराइज़ किया जाए तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि पूरा विपक्ष सिवाय शायरी और कुतर्क के अलावा उनके पास कोई भी फैक्ट्स नहीं थे, उनके पास उनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए, और पक्ष पूरी तैयारी से आया था। और आप सबको पूरी ये प्रोसीडिंग्स देखनी चाहिए, आपको भी समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता कितने सीरियस हैं हमारे डेमोक्रेसी को लेके, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके बारे में वो कितना बात कर पाते हैं। पूरी प्रोसीडिंग्स जिस हिसाब से हुई, वक्फ बिल पास हुआ और पूरे सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने खुशियां मनाई और इस बिल का स्वागत किया। लेकिन उसके अलग अशराफिया मुस्लिम वर्ग जो काफ़ी हैरान और परेशान हैं इस बिल को पास होने के बाद, वो अब उनकी तरफ से क्या मूव्स आने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक जो इस बार सीए और एनआरसी से बिल्कुल उलट जो इस बार प्रतिक्रिया मजलूम मुसलमानों की तरफ से आ रहे हैं वो काफ़ी सुखद हैं। उसमें जैसे आगा खान समाज हो या पसमंदा मुसलमान हो या बोरा मुसलमान हो, ये सभी लोग इस बिल का बहुत स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बिल को अब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने वाले हैं। हालांकि देखना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अ, वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहते हैं, क्योंकि उनके पास्ट के जो डिसीजंस हैं वो अभी तक वक्फ के अगेंस्ट में ही आते रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं ईशान त्रिपाठी जी से। नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक जी। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने बड़े बड़े घाव दे दिए विशेष समाज को, जिसमें इमिग्रेशन बिल पास करवा दिया, फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करवा दिया, और कितने घाव देने वाले हैं? नहीं, हम इस तरह से तो देख ही नहीं रहे कि हमने कोई घाव दिए हैं। ये कह लीजिए कि बरसों पुराने जो घाव लगाए गए हैं, जो ऐसी बातों से कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स द्वारा जो घाव लगाए गए हैं, जो मुस्लिम समाज को कमजोर किया गया है सालों सालों तक, उन घावों पे हमने मरहम लगाने का जरूर काम किया है। और हम्म। जिनको जो ये नहीं चाहते थे कि इन घावों पे कभी मरहम लगे, उनको जरूर ये मलहम जो है हमारा, वो नमक की तरह चुभ रहा है। जरा नाम तो बताइए, कौन है ऐसे लोग जो जो मरहूम मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं, उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? कौन है ऐसे लोग, जरा नाम तो ऐसे बताइए। बहुत से लोग हैं सर, जिनके पॉलिटिकल रीजंस हैं, जिनके लिए वक्फ एक बहुत ही अच्छा सौदा था, जिसकी वजह से वो किसी भी जमीन को हथिया सकते थे। जिनका भी इस नए कानून के आ जाने से नुकसान हुआ है, उन सभी को मिर्ची और नमक दोनों ही लग रहे हैं इस समय। कांग्रेस पार्टी तो एकदम ही आउट ऑफ द सीन दिखी। ना सोनिया जी बोली, ना राहुल जी बोले, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोली। ये लोग कहाँ गायब हो गए थे? ये इनकी राजनीति में ऐसा क्या फर्क आ रहा है, या ये शायद ऐसा हो रहा है कि ये लोग बोलना नहीं चाहते, एक्सपोज नहीं होना चाहती? ये क्या था, सीन क्या था? कांग्रेस का एक्सपोज होना सर, ऐसा है कि कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर इतने लोग हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कोई और नेता हो कांग्रेस के। वो ऐसी कोई ना कोई टीका टिप्पणी कर ही देते हैं आए दिन, कि राहुल गांधी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। इसलिए शायद ये हिदायत दी गई होगी कि उत्साह में आके कोई ऐसी बात ना कर दे कि चुनाव में कांग्रेस को औंधे मुंह उस बात का जवाब देना पड़ जाए। वैसे केरला में क्रिश्चियन समाज जो है वो इस वक्फ बिल के पूरे फेवर में था।
और उन्होंने एक विप भी जारी जारी किया था अपने सांसदों को, कि जो भी क्रिश्चियन सांसद थे, कि आप लोग वक्फ के फेवर में वक्फ के फेवर में आप लोग वोट करिएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेकिन वायनाड वायनाड से जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, पहले राहुल गांधी जी आते थे, अब प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आने का एक बड़ा रीजन तो ये भी था कि क्रिश्चियन समाज जो है वो वक्फ के अगेंस्ट में था, इस अमेंडमेंट बिल के फेवर में था इनफैक्ट। और मुस्लिम समाज इसके अगेंस्ट में था कि नहीं, ये बिल नहीं पास होना चाहिए। तो इनकी राजनीति जो इतने सालों से ये कर रहे थे, उसकी नींव तो हिलती हुई दिख रही है, ईशान जी। खैर, वक्फ एक बहुत बड़ा एक एक यूं कह लें कि हिंदू समाज का, जो सनातन धर्म का, हम हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बिल था, जिसे पास होना तो बहुत जरूरी था। क्यों? तो अगर अगर थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देना चाहें कि ये कितना इम्पोर्टेंट था, क्यों इस बिल को निकालना पड़ा, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी आएगी। तो अगर उस पर कुछ कहना चाहें आप तो। एक उदाहरण से बात आपको समझाना चाहता हूं। हम्म। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, और 2024 में कांग्रेस हम्म। की सरकार के अंडर एक बिल आता है जिसका नाम है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट बिल। इस हम्म। बिल में ये कहा जाता है कि हिंदू धार्मिक संस्थानों के बोर्ड्स में हम्म। नॉन हिंदू मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा। हम्म। और जो भी हिंदू मंदिर जिनकी की कमाई 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उस हम्म। कमाई का 10% हिस्सा राज्य सरकार को जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं कि वक्फ लॉ पे, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे आपका क्या कहना है, तो हम्म। वो ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि इससे मुसलमानों की ऑटोनॉमी को इफेक्ट किया जाएगा, इससे मुसलमानों के रिलीजन में इंटरफेयर किया जाएगा। वही कांग्रेस सरकार जब स्टेट गवर्नमेंट में होती है तो हिंदू रिलीजन के साथ, हिंदू टेम्पल्स के साथ इंटरफेयर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के साथ या मुस्लिम रिलीजन के साथ इंटरफेयर करने में उसे नानी याद आ जाती है अपनी इटली में बैठी हुई। और अगर मैं एक बात कहूं, आज भारत के सबसे बड़े मंदिरों में, चाहे वो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम हो या मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम हो, ये दोनों अलग अलग स्टेट में है, लेकिन इन दोनों ही मंदिरों के बोर्ड में नॉन हिंदू मेंबर्स हैं। लेकिन वही जब बात एक यूनिफॉर्मिटी की, एक सेक्युलरिज्म की हम करते हैं मुसलमानों की तरफ से, या ऐसा एक सभी धार्मिक इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करने की हम कोशिश करते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा अपोजिशन हमें मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान के पैरेगारों से मिलता है। वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी मानते हैं, वो पता नहीं ऐसी सोच, चाहे वो राजीव गांधी जी के टाइम पे हो, चाहे आज के टाइम पे हो, उनकी सोच ऐसी रहती है कि वो किसी भी बदलाव का स्वागत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। और वही चीज जो राजीव गांधी के समय में देखने को मिली थी, वही चीज आज भी हमें देखने को मिलती है कि जब भी ऐसा कोई बिल आता है जिससे मुसलमान समाज का उद्धार हो सके, तो ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये आपके धर्म पे हमला है, और आपका दुश्मन बीजेपी है, या आपका दुश्मन वो पार्टी है जो आपके अंदर सुधार लाना चाहती है। और शायद इस देश का एजुकेटेड मुस्लिम समाज ये बात समझ रहा है, इसीलिए वक्फ को लेकर उतना बड़ा हमें प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला जितना हमें सिटीजनशिप एक्ट के समय देखने को मिला था। जी अभिषेक जी, आप कुछ क्या इस पे कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेटेड मुसलमान से ज़्यादा मुझे लगता है जो जो गरीब मुसलमान हैं, उनके लिए ये का वक्फ अमेंडमेंट बिल आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो रिपोर्ट्स भी आती हैं और जो मीडिया में तो बहुत कम चलाई जाती हैं, उसमें ये क्लियर है कि जो मुस्लिम समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ अशराफिया वर्ग का है। और उस अशराफिया वर्ग का ही जो इम्पैक्ट है कि ये सारे वक्फ की जो जो भी ये बात की जाती है कि 12 लाख 13 लाख एकड़ जमीन जो है, या 21 लाख एकड़, 2023 के डेटा के हिसाब से 21 लाख एकड़ जमीन,
पे जो कब्जा है वो अशराफिया मुसलमानों का है। पसमंदा समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, शिया समाज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये बिल अमेंडमेंट का जो स्वागत है, ये बहुत सारे गरीब मुसलमान कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आता है इस बिल का पास होने का, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने लास्ट 10 साल में, आपको आपको एक फिगर संसद में ही रखा गया था, वो मैं कोड करना चाहता हूँ। 1913 से 2013 18 लाख एकड़ की जमीन इन्होंने कब्जाई है, और 2013 से 2023 तक 21 लाख एकड़ जमीन और एडिशनल कब्जाई इन्होंने। और क्यों कैसे कब्जाई? क्योंकि 2013 में जब इनको लगा कि इनकी सरकार रिपीट नहीं होगी, उस टाइम पे कांग्रेस ने बिल्स में काफी अमेंडमेंट किए जिसका जिक्र जिसको डिस्कशन भी नहीं किया गया संसद में, और उसको पारित करा लिया गया। तो ये जो इम्पैक्ट है, जिसको बोला जाता है, ये जो टोटल 39 लाख एकड़, जिसमें 7 दिल्ली आ सकते हैं, अगर इसको टोटल देखा जाए एक अनुमान लगाने के लिए, 7 दिल्ली इस पूरे उसमें आ सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा जो भू माफिया चल रहा था वक्फ के आड़ पे, इस पर चेक लगाना बहुत जरूरी था, इसको होल्ड करना बहुत जरूरी था। और क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट जाती थी, उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे गरीब मुसलमानों के जाते थे कि उनकी जमीन कब्जा ली गई, या ऐसे जो जो कन्वर्जन का रैकेट चलता है उसमें वक्फ का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप हम सबको पता है कि कैसे इनको कोई भी किसी भी हिंदू समाज के लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाता था और उनकी जमीनों को फिर वक्फ में दान करवा लिया जाता था। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी, इसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज इनका जो लिटिगेशन का उसमें एक नॉर्म था कि वो सिर्फ और सिर्फ आप वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जो है केस कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे समाज मुस्लिम समाज के ही लोग बैठते थे। तो ये कहना गलत होगा कि ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए भी है। ये मुल्क ये बिल जो है ये भारत की अखंडता के लिए भी बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है। तो यही मुझे कहना था, ये कुछ फैक्ट्स रखने थे। बाकी आप एक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो संसद में बहुत सारे काउंटर्स हमें आए, जैसे फौजिया खान के काउंटर आए या इमरान प्रतापगढ़ी के काउंटर्स आए, इन्होंने इस पूरे पूरे वक्फ बिल को एक मजहबी रंग देने की कोशिश करी। तो इन काउंटर्स के लिए आपका कोई जो है कुछ इसके ऊपर आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं? अगर मजहब की ही बात की जाए सर, तो मैं एक फिगर कोट करना चाहूंगा, कुछ खबरें आपको कोट करना चाहूंगा जो कि मदरसे से रिलेटेड है। एक जी। ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2006 की रिपोर्ट है, 20 जुलाई 2006 की खबर है। हम्म। मरकजे जमायत अहले हदीस हिंद, इस हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस टाइम में 2006 में 8,000 मदरसे काम करते थे, और इस हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का हम्म। लिंक्स बताया गया लश्कर तैयबा और सिमी जैसी आतंकवादी संगठनों के साथ। तो अगर वक्फ को या वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं लाया जाता, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं लाया जाता, तो ये कितना बड़ा हम गैम्बल खेल रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ। ये शायद आज के समय केंद्र सरकार में जो होम मिनिस्ट्री में हमारे अमित शाह जी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं, वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बहुत दूर ना जाते हुए 2024 की एक खबर का हवाला दे दूं, ये 12 दिसंबर 2024 की खबर है कि देश के 5 राज्यों में, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में 19 जगहों पे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने छापे मारे मदरसों के ऊपर, क्योंकि वहां खबर मिली कि वहां पे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जहां की मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है। ये जो हम्म। यूथ रेडिकलाइज हो रहा है, ये उनका बेटा बहू बच्चे नहीं है जो वक्फ की जमीन हथिया रहे हैं। जो वो जमीन हथिया पा रहे हैं वो बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं जिनकी पहचान ऊपर तक है। ये उन गरीबों के बच्चे हैं जिनको भड़काया जाता है कि तुम्हारे मजहब पे खतरा मंडरा रहा है।
और तुम्हें दीन के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे और किताबों से तुम्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। ऐसे ही बच्चे फिर पंचर शॉप पे, किसी छोटी मोटी दुकान पे या मीट शॉप पे काम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम भारत को एक इस्लामिक देश एक दिन बना देंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत संविधान से चलने वाला देश है और इस देश का हिंदू हमेशा इस देश की एकता, अखंडता, कल्चर और संविधान, इन चारों चीजों के लिए खड़ा रहेगा। नहीं, सही बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि गरीब मुसलमान को बरगलाया भी बहुत जा रहा है, गरीब मुसलमान को भड़काया भी जा रहा है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ जाएगा तो तुम्हारी पूरी जमीन हथिया ली जाएगी, तुम्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो है कवायद चल रही है, या इस तरह से डराया जा रहा है कि ये बीजेपी या हिंदुत्व का अल्लाह के कामों में हस्तक्षेप हो रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसके बाद तो कहीं ना कहीं डर भी लग जाता है कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, ये भारत में स्ट्रीट पावर दिखाकर क्या दंगे भड़काना चाह रहे हैं, या ये दूसरा शाहीन बाग खोलना चाह रहे हैं। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका जवाब तो सर मुझे लगता है अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ही बहुत अच्छे से दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये क्या माइनॉरिटी कार्ड खेल रहे हो तुम, अगर तुम्हें धमकी देनी है तो क्लियर कट बोलो। और अमित शाह जी का जो रवैया रहता है, वो हम्म। अगर उस टाइम ही जवाब मिल जाता तो उस टाइम ही वो उसे ठीक कर देते, सांसद को जो भी ये धमकी देने का प्रयास कर रहा है। नहीं, ऐसी उन्होंने बोल तो धमकियां सर दिया। बहुत, हाँ, ऐसी धमकियां सर ये लोग देते रहते हैं और इसलिए देते रहते हैं क्योंकि पास्ट में ये चीजें काम करती हैं। ये जो थ्रेट दिए जाते हैं, इन्हें पता है कि ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। वहीं हम्म। हिंदू इस देश का विभाजित है, इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी हिंदुओं के मंदिर में नॉन हिंदू मेंबर्स को जरूर इंक्लूड कर सकती है, लेकिन जब वही बात मुसलमानों के लिए आती है तो कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर एक साथ एकजुट होकर मुसलमानों के हक की बात करने लगते हैं। उन्हें दिखने लगता है कि धार्मिक मामलों में सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जब धर्म हिंदू धर्म हो तो वो हस्तक्षेप चलता है। हम्म। हम्म। और नहीं, सही बोल जो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट जो आर्ग्यूमेंट सर पार्लियामेंट में पेश हुए, उनमें हम्म। एक बायस जो हम्म। मुस्लिम सांसदों का था, उनका खुद का मुसलमान होना और बीजेपी पे इस तरह के प्रश्न लगाना कि आपकी पार्टी में तो कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है, आपकी पार्टी से तो कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, तो आप कौन होते हैं मुसलमानों के लिए फैसला लेने वाले। तो मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप तो इतने सालों से पावर में हो, आप लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया जो आज आपको, अगर राम मंदिर के एवज में आपको बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन मिल जाती तो आपने कौन सी मस्जिद बना ली। हम्म। आपने सिर्फ बवाल किया, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की आपने उस इश्यू की, लेकिन जब मुसलमानों को कुछ देना था रिटर्न में तब आपने नहीं दिया। वहीं हिंदुओं की बात हुई तो हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लोग जाने लगे, दर्शन करने लगे। और आज तक वो जमीन जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अलॉट की गई थी सरकार की तरफ से, उस पे मौलवी साहब जा रहे हैं सुबह सुबह पेट हल्का करने। देखिए, मैं अगर इस चीज को एक दूसरी तरह बताना चाहता हूँ, अगर इसको प्योर पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल टर्म्स में बताया जाए तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की राजनीति का जो अंत है वो अब शुरू हो चुका है। और क्योंकि अभी तक कांग्रेस को लग रहा था कि वो अब फ्यूचर में पावर में आ जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं और गर्त में जाते जा रहे हैं। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कांग्रेस से ही काफी सारे राजनेता निकल कर अपने स्टेट्स में जाकर खुद की सरकारें बना ली। तो शायद ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो, ये सब लोग कांग्रेस की पार्टी से निकल के गए। इन्होंने अपनी जो पूरी राजनीति का जो बेस बनाया, जो जिन मतदाताओं के बेस पर वो गए वो थे मुसलमान। तो इनकी इनकी पार्टी से निकले हुए जो इन्होंने स्टेट में अपने दल बनाए, उन्होंने कांग्रेस के ही मतदान, जो मुस्लिम मतदाता थे, उनको उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संसद में ना बोलना, ये 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 इतना बड़ा सेल्फ गोल था, क्योंकि अब मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती इनके लिए। जो कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अब पतन पे है अपने। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे जैसे हिंदू कंसोलिडेट हिंदू वोटर्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, ये पूरी पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें अब बीजेपी को चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अगर मैं विपक्ष के पर्सपेक्टिव से पूछूं। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, वो है मुस्लिम समाज को डराना और पूरी राजनीति को पोलराइज करवाना, ताकि मुस्लिम वोट स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पार्टियां हैं उनको मिलती रही, और जो हिंदू वोट हैं वो तो बीजेपी को जाएंगे। स्पेशली जो कट्टर सनातनी है वो तो पक्का जो है वो जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो अगर इस पूरे वक्फ की पॉलिटिक्स देखी जाए तो बीजेपी ने एक तीर से 5 निशाने करे हैं। उन्होंने उन्होंने सारी स्टेट गवर्नमेंट जो आने वाले स्टेट इलेक्शंस है उसको उस पर भी प्रहार किया है। चाहे वो आप बिहार ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आने वाले बैक टू बैक जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। तो और कांग्रेस, तो ये अगर इसको राजनीतिक टर्म्स में जाए तो ये है इसका पूरा कोर, कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर इन्होंने एक साथ काफी सारे राजनीतिक गणितज्ञों को सफाचट कर दिया है, या कहे मूर्छित कर दिया है। तो डर इसका मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है शान, कि अगर अगर ये लोग इसको रिटेलिएट करते हैं तो इनके पास रिटेलिएशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है स्ट्रीट पावर। जैसे अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट या ओवैसी या कांग्रेस भी अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, उस पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये लोग अब भड़काना शुरू कर रहे हैं, इनके ट्वीट्स देखे जाएं, अरफा का इनका पूरा मीडिया तंत्र जो है वो लग चुका है। वो दिन रात अभी तक जब वक्फ बिल पास हो रहा था उस टाइम पे इनका तंत्र ये कह रहा था कि भारत में सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो या चाहे एआई का इशू हो, पता नहीं ऐसी चीजें, ऐसा तर्क लेके आ रहे थे कि पैरेलली दो काम नहीं चल सकते उनके हिसाब से। चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे अमेरिका ने जो टैरिफ लगाई इसकी बात हो, अब वो कह रहे हैं कि वक्फ वक्फ वक्फ, सुबह शाम अब वक्फ 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 चिल्ला रहे हैं। तो अब पूरा तंत्र लग चुका है कि कुछ बड़ा हो जाए, ताकि ये जो वोट की राजनीति है ये पोलराइज हो और वक्फ सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाए और वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है फिर से पुराने स्टेज पे रीइंस्टेट किया जाए, इस बिल को कैंसिल किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व जो ताकतें हैं वो क्या प्लान कर रही हैं? अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपको पता होगा कि हिंदुत्व ताकतें अब क्या करने वाली हैं, उनका कोई काउंटर रिटेलिएशन प्लान है क्या? जहां तक संघ की बात है सर, तो संघ इस बात पे बहुत क्लियर है कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता फिलहाल के लिए। हम्म। चाहे वो काशी विश्वनाथ का मामला हो या मथुरा शाही दरगाह जो भी है वहाँ, हम्म। शाही मस्जिद मथुरा की, उसका मामला हो, तो आरएसएस इससे थोड़ा दूर है अभी के टाइम पे। वो सामाजिक उत्थान पे लोगों की ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन इसे मैं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहूंगा कि बीजेपी को पता है कि कहाँ उसे अपने अपोजिशन को चिकोटी काटनी है, चोटी काटनी है। हम्म। और उसके बाद जितना सारा खेल है, जितनी सारी पब्लिसिटी है, जितना सारा मीडिया अट्रैक्शन बीजेपी को मिलना है 4-5 चुनावों से पहले, वो बीजेपी को आराम से मिल जाएगा। बीजेपी ने अपने अगले 4-5 चुनावों के लिए एक मुद्दा तैयार कर लिया है। और हम्म। देश की, जो भारत देश हमारा हिंदू बहुल्य देश है, वहां की हिंदू जनसंख्या को पता है कि कौन उसके हितों की बात कर रहा है और कौन ऐसा है जो उससे सेक्युलरिज्म का लॉलीपॉप थमा के ये कह रहा है कि जाओ तुम अपना घर बार दूसरे समुदाय को दे दो, तुम तो भाईचारे वाले इंसान हो ना। तो हम्म। ये देश के हिंदुओं को पता चल रहा है और बीजेपी ने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी हम्म। ने बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं दी वक्फ को लेके, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। जिन लोगों ने धमकी दी उनको अमित शाह ने पार्लियामेंट में ही ठीक भी कर दिया। और अब हम्म। ये लोग सड़क पे जाएं, चाहे प्रोटेस्ट करें, चाहे ये रोड ब्लॉक करें, ये सारी चीजें करके फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। ये शायद ये भूल रहे हैं। और
इन्हें फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा, और जैसा शाहीन बाग के समय में हुआ था वैसा ही इस बार भी होगा कि हिंदू एक बार फिर से यूनाइटेड हो जाएंगे। हिंदुओं को फिर से पता चलेगा कि कौन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, कौन ज्यादा यूनाइटेड है और किसके अगेंस्ट उन्हें यूनाइटेड होने की जरूरत है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा जो खुद को सेक्युलर बताते हैं लेकिन सिर्फ धर्म विशेष की आस्था का सम्मान करते हैं और हिंदू आस्था का अपमान करने के लिए कोई पत्थर नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए बीजेपी ने ये सारी चीजें की, और बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है, ये कह लीजिए कि अब इसके बाद जितनी भी चीजें होंगी वक्फ को लेके, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे जो भी चीजें हो, सुप्रीम कोर्ट में जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो रिस्ट्रिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। न्याय प्रक्रिया से जो भी सही होगा वो डिसीजन आएगा, लेकिन जो सड़कों पे किया जाएगा, जो उपद्रव की और जो धमकियां मिल रही है, उन धमकियों को अगर जरा सा भी सड़क पे अप्लाई किया गया तो जैसा कि आप देखते हैं इजराइल में होता है कि हमास पहले हमला कर देता है, उसके बाद फिलिस्तीनियों की बच्चों की फोटो दिखा दी जाती है कि देखिए इजराइल की जवाबी कार्रवाई में ऐसा हो रहा है। तो वही बेचारगी वाला ढोंग भारत में भी रचा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन भारत सरकार खूब अच्छे से जानती है कि उन्हें कैसी इस न्यूसेंस से डील करना है। हाँ, और इस बार दो और चीजें इम्पोर्टेंट हैं जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीए एनआरसी के टाइम पे जिस हिसाब से शाहीन बाग बना के एजिटेशन किया गया और इस उस बिल को बहुत अगेंस्ट, मतलब उस बिल पे एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था। और पूरा, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में भी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी थी और उसकी वजह से पूरे न्यूज़, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम बहुत एक्टिव था। तो इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि लेफ्ट इकोसिस्टम बैकफुट पे है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुसलमानों में भी डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं इस बिल को लेके। आधे मुसलमान जो जो मजलूम मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, वो लोग इसके फेवर में हैं, इस बिल के, अमेंडमेंट बिल के फेवर में है। अशराफिया जो है वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में है। अशराफिया में बस एक, उनके पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है अशराफिया के पास सारे मुल्ले मौलाना हैं जो कि मस्जिद में बैठते हैं और जुम्मे की नमाज में। अभी आप देखिए कल ही कोलकाता में और अहमदाबाद में काफी बड़ा एजिटेशन शुरू हुआ। तो इनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो अमित शाह ने जो टेम्परामेंट दिखाया है और जो रिप्लाई दिया है कि ऐसे कैसे संसद से पास किया हुआ बिल नहीं मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा, वो टेम्परामेंट कहीं ना कहीं शो करता है कि इस बार गवर्नमेंट बैकफुट पे आने वाली नहीं है। और अगर स्ट्रीट पे कुछ भी न्यूसेंस हुआ तो उसको बहुत अच्छे से ये लोग डील करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार इनके पास उतनी स्ट्रीट पावर नहीं आएगी जितनी स्ट्रीट पावर सीए और एनआरसी के टाइम पे आई थी। सर, स्ट्रीट पावर न आने का एक और रीजन है, इन्हें पता है कि एक उत्तर प्रदेश में बाबा बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। जी तो बिल्कुल। कहीं उनको बुला के कुछ हो गया। आजकल जो बीजेपी के अपोजिशन वाले हैं उनमें बड़ा हल्ला है, और शिवसेना की तरफ से भी एक, संजय राउत की तरफ से एक वक्तव्य जारी हुआ था कि मोदी जी रिटायर करने वाले हैं। इन लोगों को खुशी इस बात की हो रही है कि मोदी जी शायद रिटायर कर जाए 2027 तक, लेकिन दुख दुख भी कर रही है इनकी कि अगला बनेगा कौन। हेमंत बिस्व शर्मा बनेंगे तो इनके लिए दिक्कत होगी, अमित शाह अगर बन गए तो इनके लिए दिक्कत होगी, और योगी आदित्यनाथ बन गए तो इनके लिए दिक्कत होगी। और इन्हें पता है कि ये जो पॉलिटिकल पावर है आज के टाइम पे, वो आपकी अपीजमेंट पे ध्यान नहीं देंगी, वो आपकी गलत चीजों को एंटरटेन नहीं करेगी। और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जहां भी जरा सी भी चू चपड़ की, जरा सी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, जरा सा भी आपने जाम लगाने की कोशिश की, तो सरकार आज की इतनी पावरफुल है कि प्रशासन को खुला हाथ छोड़ने की इजाजत दे दी जाएगी, और प्रशासन फिर अपनी अपने हिसाब से चीजों को हैंडल कर लेगा। तो आज जो है, जो हमारे यहाँ औरंगजेब बाबर की जो औलादे घूम रही हैं,
उनके अंदर भी थोड़ा दुग दुग हो रहा है कि जो चाणक्य बैठा है सेंटर में वो क्या खेल खेल जाएगा। हम्म। ये हम्म। पिछले कई सालों में जो हम लोग ने बना पाए हैं, जो एक डर बैठा पाए हैं प्रशासन का, कानून का कुछ लोगों के दिलों में, वो बहुत जरूरी है। और उसी की वजह से अभी आपको सड़क पे उतने लोग नहीं दिख रहे। जो भी लोग दिख रहे हैं वो पॉलिटिकल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो लोग आए हैं। लेकिन इस तरह का मास मूवमेंट क्रिएट करने की अगर ये सोच रहे हैं तो इनको याद रहना चाहिए कि बुलडोजर बाबा नाम की एक बाबा हमारे पास ऑलरेडी है, और भाजपा सरकार के जितने भी मुख्यमंत्री हैं मुझे लगता है उनमें कंपटीशन चलता है कि कहां से वो बुलडोजर निकाल पाए, उनको मौका चाहिए। तो ऐसी हरकतें, मैं अपना मुसलमान भाइयों से बस इतना अनुरोध करूंगा कि ऐसी गलती करने की बिल्कुल कोशिश मत करना कि तुम्हारे घर के बाहर बुलडोजर खड़ा हो जाए। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन एक और अभी इसमें मुश्किलें ये बढ़ गई हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, देन अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब लोग अभी अन्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको कुछ राहत मिल जाएगी। हो सकता है कि इन्होंने जितने भी अमेंडमेंट्स जो वक्फ जो संसद में इन्होंने अपने अमेंडमेंट्स रखे थे, वो पॉइंट्स उसमें फिर से फैक्टर इन किया जाएगा। और आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट इस बार इनको रिलीफ देगी जैसे सीए और एनआरसी के टाइम पे दी थी? डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहता है, क्योंकि जो ये लोग बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 25 से 28 तक की बात कर रहे हैं और रिलीजियस ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस हिज हर ओन रिलीजन, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन काउंटर वही है कि अगर हिंदू देवी देवताओं के देव स्थानों में ऐसी चीजें अप्लाई हो रही है तो केवल मुसलमानों को छोड़ देना या मुसलमानों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ये कहाँ तक संविधान के बेसिक मूल्यों का सम्मान है? ऐसा हम्म। तो बिल्कुल नहीं है। और अगर हम बाबा साहब की भी बातों को सुने और उनकी पुरानी चीजों को सुने तो उन्होंने किसी धर्म के बारे में सच कोई बात नहीं की। उन्होंने इन जनरल धर्म में जो असमानताएं होती हैं उनको लेके बातें कही हैं। वो हिंदू धर्म से थे तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुसलमानों की नाजायज चीजों को जायज ठहराया है, जो कि हम्म। आज के नेता अपने पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। तो हम्म। संविधान की जहां तक बात है, संविधान के चश्मे से देखा जाए तो सभी धर्म समान है। जो अधिकार हिंदुओं को मिलते हैं अपने धार्मिक स्थानों पे, वही अधिकार मुसलमानों को मिलने चाहिए। और जहां तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोविजन की कि वो लोग मॉनिटर करेंगे चीजों को, तो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, और इसको प्रूफ करने के लिए डेटा एनफ है सरकार के पास और सरकार की एजेंसीज के पास, कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है कि हम मदरसों को मॉनिटर करें, उनको हम्म। एज एन ऑटोनॉमस बॉडी ना रहने दें, उनपे गवर्नमेंट सर्विलांस लगाया जाए ताकि ये देखा जा सके वहां क्या गतिविधि हो रही है। पिछले हमारे कन्वर्सेशन के दौरान आपने योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की एक बात कही थी कि कैसे मदरसों में सीसीटीवी कैमरास लगाया गया और उसका क्या परिणाम हुआ। तो हम्म। जब भी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला लेगी, उसके सामने ये साक्ष्य और ये सारी पॉइंट्स आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट किसी नेता की या किसी फंडामेंटल राइट से ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को रखेगी। अगर मैं आपकी बात से मैं दो तीन चीजें ऐड भी करना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस आए हैं, वो कहीं ना कहीं हर डिसीजन में सच्चर कमेटी जो 2007 में या 2006 में उसकी रिपोर्ट आई थी, और गवर्नमेंट को बार बार बोलते थे कि आप जो है इसके अमेंडमेंट बिल लेके आइए और उसमें सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करिए। तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद खुश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जहां पे बहुत सारे रिट पिटिशंस जो है दायर किए गए। दूसरी चीज, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यशवंत वर्मा वाला जो केस हुआ, अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूं कि आग कैसे लगी, वो आग यशवंत वर्मा के ही घर पे क्यों लगी, वो आग लगने के बाद इतना सारा कैश मिल गया, और
सुप्रीम कोर्ट उस केस की वजह से कहीं ना कहीं फेस सेविंग मोड में है, और उनका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पे होगी कि ये फेस सेविंग मूवमेंट, फेस सेविंग जो मूव उनको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बीजेपी की जो, या मोदी या शाह जी का जो दिमाग है, चाणक्य नीति, ये काम कर रही है। उनको पता था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को संसद में पास किया जाएगा और उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी को तो ये पता था कि ये लोकसभा में ये बिल पास हो जाए, राज्यसभा में ये बिल पास हो जाए, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल और अवैसी जैसे लोग तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। और जब ये लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर, क्योंकि फेस सेविंग मोड इस समय सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, तो एक डिसीजन ऐसा लेना बहुत जरूरी है जो जो पूरे भारत में जो मेजॉरिटेरियन लोग हैं, जैसे हिंदुत्व समाज है, उनके फेवर में आना डिसीजन बहुत जरूरी है, ताकि वो यशवंत वर्मा वाला जो केस हुआ जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पे आज कटघरे में खड़ी है खुद, उसको बचाया जा सके। और मुझे, अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था जो कहीं ना कहीं मुझे अब कार्यान्वित होते हुए दिख रहा है। क्या कहते हो आप? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, या सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्रवाई करती है उस पर किसी भी तरह का प्रेशर हो, या किसी भी तरह का मतलब उसे किसी समाज को सेटिस्फाई करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट को करना भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की ये बेसिक ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा न्याय संगत जो फैसले हैं वो लेने चाहिए। और जहां तक इस केस की बात है, तो मुझे इस केस की मेरिट में पूरा विश्वास है, चाहे आप दुनिया के बड़े से बड़े लॉयर्स खड़े कर दे, लेकिन अगर आप समानता की बात कर रहे हैं, आप समानता के कानून को सामने दिखा के ये नहीं कह सकते कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पास्ट रिकॉर्ड वैसा नहीं है ईशान। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप आइडियलिस्टिक सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जब एकदम सिनेरियो आइडियलिस्टिक देखिए, हो। हमारा कोर्ट सुप्रीम में सर, कोर्ट जो है वो लेफ्ट लीनिंग तो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कभी भी मैं नहीं मानता, और मैं चैलेंज, मैं बिल्कुल बिंदास बोल रहा हूँ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का के दिल में जो एक माइनॉरिटी, जो मुसलमान समाज है, उसके लिए ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है। और ये कॉर्नर, मैं सॉफ्ट ये कॉर्नर। मानता हूँ बताइए। मैं ये मानता हूँ सर, देखिए, कोर्ट है या कोई इंस्टीट्यूशन है, सरकार है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है भारत में, चाहे पुलिस है, कोई भी है, तो अब वो इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी तरफ से अनबायस होने की कोशिश करता है। उस गद्दी पे जो इंसान बैठा है उसके अपने बायसेस हो सकते हैं। अगर वो कांग्रेस लीनिंग है तो वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ज्यादा एग्री करेगा, वो ऐसे फैसले सुनाएगा जिससे बाद में उसको कांग्रेस का टिकट मिल जाए। वहीं अगर भाजपा थोड़ा लाइंड है, उसका राइट विंग वाला दिमाग सही काम करता है, तो वो ऐसे फैसले लेगा जिससे उसको आगे जाके उस डायरेक्शन में कुछ प्रोग्रेस मिले। ये तो इंडिविजुअल के फैसले हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ कोर्ट केस की बात करूं, सिर्फ मेरिट और इन सारी चीजों की बात करूं, तो मुझे जहां तक लगता है, मैं बायसेस को हटा देता हूं, क्योंकि कोर्ट के बारे में कुछ भी मैं टिप्पणी कर दूं और उसके बाद फिर बाद में ये हो जाए कि कोर्ट की अवमानना हो गई, तो मैं उन सब कचड़ों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो इस केस की मेरिट है, उसमें एक बात तो तय है कि यहाँ पे बात की जा रही है समानता के अधिकार की, और समानता के अधिकारों का हलफनामा देकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को विशेष अधिकार दो। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस केस का कोई स्टैंडिंग नहीं है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है उसी से सुप्रीम कोर्ट एग्री करेगी। और मुझे नहीं लगता कि इसका वक्फ को लेके जो भी अभी ख्वाब बुने जा रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल बुने, अभिषेक मनु सिंघवी बुन रहे हैं वो ख्वाब, या असदुद्दीन ओवैसी बुन रहे हैं ख्वाब, ये ख्वाब कभी पूरे होने वाले हैं। जैसे कि 377 के साथ हुआ, जैसे कि 370 के साथ हुआ, वही चीज वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ भी होगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू हो गया है, लागू होता रहेगा। और जो भी इसके पीछे आप हो हल्ला मचाना है या तमाशा करना है वो आप करते रहिए। आपके जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, रैंटिंग गोला और ध्रुव राठी जैसे लोग, वो वीडियो बनाते रहे, इस पे मोदी सरकार को गरियाते रहे, और मोदी सरकार उन्हीं से
रेवेन्यू भी जनरेट करती रहेगी और अपने लिए पब्लिसिटी भी जनरेट करती रहेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट है। 240 की सीट जो आई इनके पर, लगभग 240 वाली जो सीट आई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी राजनीति कहीं ना कहीं उसको एक वो कहते हैं ना जिनकी एक एक उनको समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं हमें हिंदू के जो कोर मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे वो यूसीसी की बात हो, या पॉपुलेशन बिल की बात हो, कन्वर्जन लॉ हो, ये सारे इनको फैक्टर इन करने पड़ेंगे। और उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि ये हिंदू समाज जो है वो डेवलपमेंट के लिए तो आपको वोट दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन बिल्स पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि और अगर इन जनरल भी देखा जाए ईशान, तो ये सारे बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें एक डेवलप इकोनॉमी बननी है, या हमें एक ऐसा समाज बनना है जिस जो कह पाए कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी के पार्ट है, तो उसके लिए डेवलप कंट्री हैं हम, तो उसके लिए ये जो बकवास चल रहा है ना इस भारत में, इसको खत्म होना पड़ेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो है अब फुल मूड में है। और जियो पॉलिटिक्स पे भी कभी हम बात करेंगे, लेकिन सोशियो पॉलिटिक्स में जो इनका जो निखरा हुआ रूप नजर आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए और हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मूव है।